स्वेटर हाथ में थामे हुए मैं कोई 10 मिनट से काउंटर पर खड़ी थी। लाल रंग की जमीन पर दौड़ते हुए सफ़ेद खरगोश की एक एक भंगिमा मुझे याद हो गई थी। उस डिज़ाइन का एक एक फंदा मेरे जहन में उतर गया था, परंतु सेल्समैन को मेरी ओर देखने की फुर्सत ही नहीं थी। दुकान के सारे अमले का ध्यान दुकान के मुख्य द्वार की ओर सिमट गया था। शायद किसी वीआईपी कस्टमर की आमद थी। लोग वहाँ बिछे जा रहे थे और मैं तथा मुझ जैसे सामान्य ग्राहक असहाय भाव से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे मेरी असहायता खींच में बदल गई और मैंने तल्खी से कहा, भाई साहब क्या 1 मिनट इधर देखेंगे? मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा ही ऊंची हो गई थी। वह एकदम सचेत हुआ और मुझसे मुखातिब होकर बोला, हाँ बोलिए मैडम। बोलना क्या है, घंटे भर से इस स्वेटर के दाम पूछ रही हूँ, आपको फुर्सत ही नहीं है। उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है मैडम, आप चाहती तो इतनी देर में पढ़ सकती थी। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। फिर भी अपनी झेप मिटाते हुए मैंने कहा, वह तो बताने वाली प्राइस है, देने वाली कीमत बोलिए। मैडम यह स्टोर है, गुमटी नहीं, यहाँ मोल भाव नहीं होता। उसने जैसे मुझे मेरी औकात बता दी। एक तीखा सा उत्तर मेरी जबान पर आ गया था, पर उसे सुनने की फुर्सत नहीं थी। उसे किसी ने आवाज़ दी और पुलोवर्स का एक बंडल लेकर वह बीच वाले काउंटर पर चला गया। मैं निरुपाय भाव से उसे देखती ही रह गई। बहन जी, मेरे बगल में खड़े सज्जन ने कहा, आप बेकार हलकान हो रही हैं। इस समय कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। दुकान में कलेक्टर की मिसेज आई हुई हैं। इस समय तो किसी की भी पूछ परख नहीं होगी। क्या मतलब? क्या कलेक्टर की मिसेज ही पैसे देती हैं? हम लोग क्या सेत मेत में खरीदते हैं? आप उल्टा बोल रही हैं। सेत मेत में तो ये बड़े लोग ही खरीदते हैं और ऊपर से रौब भी झाड़ते हैं। भाड़ में जाए ऐसा रौब, मैंने कहा और पैर पटकते हुए बाहर चली आई। करीब दर्जन भर आंखें मेरी ओर घूम गई थी। शायद उनमें मिसेस कलेक्टर की भी आंखें हों, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैं तो इतना ताव में थी कि अपने बच्चे को भी भूल गई थी। बेचारा बबलू घिसटता हुआ मेरे पीछे पीछे चला आया। मैं उसी तैश में सीढ़ियाँ उतर रही थी कि किसी ने पुकारा, आशु, अश्विनी। चौंक कर देखा, दुकान के लाउंज में सिगरेट के कश लेता हुआ एक सुदर्शन व्यक्ति खड़ा है। लोग हाथ बांधे उसके आसपास खड़े हैं। आशु, मुझे पहचाना नहीं? मैं रवि, मतलब रविशंकर माथुर, हमारे नए कलेक्टर। पेपर में पढ़ा तो था, पर पता नहीं था कि आप ही होंगे। मैंने मरियल सी आवाज़ में कहा। अच्छा, ये मैं आप कब से हो गया? और सुनाओ, यही हूँ आजकल। और ये आपके साहबजादे हैं ना, द ओनली चाइल्ड, बरखुरदार। अपना नाम बताइए और इनके पापा कहाँ हैं, क्या करते हैं? मुझे याद नहीं कि उसने और क्या क्या पूछा। मैंने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, कैसे दिए। बाद में लगा कि अच्छा होता कि उसकी किसी भी बात का जवाब ना देती, सीधे पीठ फेरकर चली आती। उसकी प्रजाजनों के सामने उसकी अच्छी किरकिरी होती। पर वह मुलाकात इतनी अप्रत्याशित थी कि उस समय तो मैं बौखला ही गई थी। वह तो मुझे अपनी पत्नी से भी मिलवाना चाह रहा था, पर मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी। मिसेस कलेक्टर के सम्मान में अभी भीतर जो नाटक हो गया था, उसकी उसे जानकारी ही नहीं थी। पर उस औरत से सामना करने का मुझे ना हौसला था और ना ही शौक। कितनी हसरत से, कितनी हिम्मत जुटाकर शहर की उस सबसे महंगी दुकान में पांव दिया था। इस बार तय कर लिया था कि अपने लाडले की 5वीं वर्षगांठ पर इसी दुकान से ड्रेस खरीदूंगी। पर सारा मूड हवा हो गया। मन तो हुआ था कि सीधे घर लौट जाऊं, पर बबलू जो साथ में था, उसे निराश करने की तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, कल्पना भी नहीं कर सकती थी। और उसे तो सिर्फ कपड़ों से मतलब था, खिलौनों से मतलब था। सस्ती महंगी दुकान से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिहाजा अपने को ठेल कर मैं दुकानों में जाती रही। केक का ऑर्डर दिया, रिटर्न गिफ्ट के लिए चीज़ें खरीदी, नाश्ते का सूखा सामान लिया, फिर उसकी मनपसंद ड्रेस लेकर हम घर लौट आए। चलते चलते उसने एक गन की भी फरमाइश कर दी थी, सो वह भी पूरी करनी पड़ी। लौटकर खाना बनाने की ताकत नहीं थी, सो मैं पाव भाजी लेती आई थी। खाकर मैं तो निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। बबलू अपनी गन से कारगिल खेलता रहा। मैं मुग्ध भाव से उसका एकल अभिनय देखते हुए दुकान का अप्रिय प्रसंग भूलने की चेष्टा करती रही। बिस्तर पर लेटे लेटे जब मैंने अपने मन को ईमानदारी से टटोला,
तो पता चला दुकान में जो घटा वह अप्रिय तो था पर अप्रत्याशित नहीं था। हम मध्यम वर्गीय खरीदारों की तो दुकानदारों के ऐसे तेवर झेलने की आदत होती है। मन में जो कसक रहा था कुछ और ही था। उसका सीधा संबंध रवि से था। आदरणीय रविशंकर माथुर, जिलाधीश जी, जीवन के इस मोड़ पर टकराने की जरूरत क्या थी? एक वक्त था जब मैंने आपका साथ चाहा था और उस समय तो आप मुंह मोड़ गए थे। मैंने महाप्रयास से उस अध्याय को जिंदगी की किताब में से फाड़ फेंका था। मन को एकदम कोरा बनाकर उस पर नई इबारत लिखनी शुरू की थी। मेरे इस सायस आयोजन में आपकी दखल अंदाजी क्यों? अनचाहे मन अतीत की ओर लौट गया। कितनी पुरानी बात थी। 20-22 साल तो हो ही गए होंगे, पर वह दंश, वह घाव जैसे आज भी उतना ही ताज़ा है। MA प्रीवियस में पढ़ रही थी कि उस दिन फाइनल वालों का फेयरवेल डिनर था। बन सवर कर मैं ठीक 7 बजे हॉल पर पहुंच गई। कार्यक्रम की कंपेयरिंग मुझे ही करनी थी, मुझे और रवि को। हम दोनों ने जैसे कॉलेज के हर फंक्शन का ठेका ले रखा था। फिर ये तो हमारा अपना कार्यक्रम था। रवि आ जाओ, थोड़ी स्क्रिप्ट की आउटलाइन बना लेते हैं। मेरी इस बात का जवाब दिया नरेंद्र ने। बोला, उससे क्या फेयरवेल स्पीच करवाती हो, बल्कि तुम्हें तो उसके लिए भी एक फेयरवेल नोट बनाना चाहिए। एक बुके उसके लिए भी मंगवाओ। मतलब मेरा यार दिल्ली जा रहा है? मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से रवि की ओर देखा। बड़े बेलौस अंदाज में बोला, हाँ आशु, नरेंद्र ठीक कह रहा है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? IAS की कोचिंग के लिए। छोटे चाचा आजकल वहीं हैं। उन्होंने कहा है कि IAS अगर करनी है तो यहाँ आकर कोचिंग लो। तो क्या परीक्षा नहीं दोगे? फाइनल होता तो शायद दे भी देता, पर अब 1.5 साल बर्बाद करने में कोई तुक नहीं है। ये 2 साल वहाँ लगा दूंगा तो जिंदगी बन जाएगी। मुझे और भी बहुत कुछ पूछना था, पर तभी छात्रों का एक हुजूम सा भीतर दाखिल हुआ और बात वहीं खत्म हो गई। बात क्या, मेरा तो पूरा मूड ही खत्म हुआ। उस दिन का सारा कार्यक्रम मैंने बड़े बेमज़ से निपटाया। रवि लेकिन बहुत खुश था, पूरे समय चहक रहा था, लोगों की बधाइयाँ ऐसे स्वीकार कर रहा था मानो उसका सचमुच सिलेक्शन हो ही गया हो। मुझे उसके जाने का दुख ज़्यादा था कि अपने अहम को ठेस पहुँचाने का। यह मैं खुद ही तय नहीं कर पा रही थी, पर एक बात तय है कि इतनी बड़ी खबर किसी तीसरे के मुंह से सुनना मुझे अच्छा नहीं लगा। 2 दिन तक तो मैं उससे बात करने को तरसती रही, पर मौका ही ना मिला। पता लगा TC आदि निकलवाने में व्यस्त है, मतलब कि जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा। तीसरे दिन मैंने उसे पकड़ ही लिया। हंस में मामूल दोस्तों से घिरा हुआ था। चटर्जी सर का पीरियड था, जिसे हम दोनों कभी मिस नहीं करते थे। उसे तो खैर अब कोई परवाह ही नहीं थी, पर उसकी खातिर मैंने भी पीरियड गोल कर दिया। सारा संकोच त्याग कर सीधे सामने जाकर खड़ी हो गई। रवि, जरा मेरे साथ लाइब्रेरी तक चल सकोगे ना? वह चौंक पड़ा, फिर संभल कर बोला, क्यों? आज क्लास में नहीं जाना है? नहीं, लाइब्रेरी में ज़रूरी काम है। वह मना नहीं कर सका। यार लोग भी समझदारी से तितर बितर हो गए। चलो, उसने कहा और साथ हो लिया। मैंने सीधे कैंटीन की राह पकड़ ली। तुम तो लाइब्रेरी जा रही थी? नहीं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है और लाइब्रेरी में बात करना मना है। उसने शायद खतरे को भांप लिया, वहीं रास्ते में ठिठक कर खड़ा हो गया। बोलो, क्या बात है? बात यूँ खड़े खड़े नहीं हो सकती। कैंटीन ना जाना चाहो तो यहीं कहीं पास घास पर बैठ लेते हैं, और प्लीज़ इस तरह बार बार घड़ी मत देखो। आज की गाड़ी से तो रिजर्वेशन नहीं है ना? वह झेप गया। फिर हम लोग चुपचाप चलते हुए कैंटीन तक आ गए। जैसा कि मैं जानती थी, इतनी सुबह वह लगभग खाली ही थी। हम लोग सबसे कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। हाँ, अब बोलो क्या बात है? उसने बेजार से लहजे में कहा। तो तुम जा रहे हो? हाँ। कितने दिनों के लिए? कह नहीं सकता। 2 साल 4 साल जितने भी लग जाएं, जो काम ठान लिया उसे पूरा करके ही लौटना है। तब तक मैं क्या करूं? कर तो रही हो, प्रीवियस करो, फाइनल करो, चाहो तो PhD कर लेना। वैसे भी लेक्चररशिप तुम्हारी तय है, PSC में भी तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें मैंने अपना क्या कैरियर गाइड नियुक्त किया हुआ है? तो फिर मुझसे पूछने का मतलब क्या है? मैं यह पूछ रही हूँ कि मेरे लिए क्या सोचा है। वह ठठाकर हंस पड़ा। अरे तुम तो एकदम वो परिणीता वाली मीना कुमारी की टोन में बोल रही हो। मुझे क्या करना होगा? उसने मीना कुमारी की नकल उतारते हुए कहा।
वह अब भी हंसे जा रहा था, पर जब मैंने उसकी हंसी में साथ नहीं दिया तो वह चुप हो गया। मैंने कहा, यही समझ लो, ये परिणीता की मीना कुमारी की तरह ही पूछ रही हूँ, मेरे लिए क्या सोचा है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आशु, आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस नहीं हो? सॉरी आशु, पर मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। वी आर जस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, नो डाउट, बट जस्ट फ्रेंड्स। तुम्हें अगर किसी तरह की गलतफहमी हो गई हो तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि इस तरह की बात कभी मेरे मन में उठी ही नहीं। आई थिंक वी आर टू यंग फॉर सच थिंग्स। उसके बाद वह कब उठकर चला गया मुझे पता नहीं। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह देर तक अपनी कुर्सी पर बैठी रही। मुझे सिर उठाते भी शर्म आ रही थी। लग रहा था जैसे यहाँ उपस्थित सभी ने मेरे अपमान का नाटक देख लिया है। इस कैंटीन के दरो दीवार भी मेरी फजीहत के चश्मदीद गवाह हैं। उसके बाद दोबारा मैं उस कैंटीन में पांव रखने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। उसके बाद मुझ में कॉलेज जाने का भी हौसला बाकी न था, पर प्रिपरेशन लीव ने मुझे उबार लिया। हफ्ता भर मैं बिस्तर में ही पड़ी रही। संगी साथी हालचाल पूछने भी आए तो किसी को भी मेरे झूठ पर शक ना हुआ। मेरी शक्ल सचमुच 6 महीने के बीमार की सी निकल आई। चेहरे की सारी रौनक हवा हो गई। इसी दौरान हमारे ग्रुप ने रवि को एक फेयरवेल भी डाला। मेरे जाने का सवाल ही नहीं था और किसी ने इसरार भी नहीं किया, बस अफसोस भर जताया। मेरी सहेलियां मेरे व्यक्तित्व से प्रभावित भी थीं और आतंकित भी। उन्हें तो मेरे ना आने की खुशी हुई होगी। फिर एक दिन कुलदीप मेरे घर आया। कुलदीप मेरा बैडमिंटन में पार्टनर था। हम दोनों कॉलेज के लिए कई बार शील्ड लेकर आए थे। वह बड़ा ही खिलंदड़ा शरीर और हंसमुख इंसान था, पर उस दिन आया तो बड़ा संजीदा सी सूरत बनाकर सामने बैठा रहा। बड़ी मरियल सी आवाज में पूछा, कैसी हो? हाँ, बस जिंदा हूँ। उसका चेहरा और लटक गया। वह बड़ी गंभीरता से मेरे इलाज के बारे में पूछता रहा। उसने 2-1 स्पेशलिस्टों का नाम भी सुझाए और उनके पास खुद ले चलने की पेशकश भी की। उसकी इस संजीदगी पर मुझे बेसाख्ता हंसी छूट गई। मैंने कहा, कुलदीप प्लीज़, भगवान के लिए मातम बंद करो। मुझे सिर्फ फ्लू हुआ है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मेरी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। वह फिर भी गंभीर बना रहा। बड़ी देर बाद डूबती सी आवाज़ में बोला, अगर कैंसर की आखिरी स्टेज होती तो भी मुझे परवाह नहीं थी। मैं घर परिवार से लड़ जाता और तुम्हें डोली में बैठाकर ले जाता। अगर कल को तुम्हें कुछ भी हो भी जाता तो अपनी हैसियत के मुताबिक एक छोटा मोटा ताजमहल बनवा देता, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। कुलदीप, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुलदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना चीखने की ज़रूरत नहीं आशु। मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ, लेकिन मैं शायद तुम्हें कभी समझा ना सकूँगा कि मैंने कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है। मेरी ज़बान पर तो जैसे ताला ही लग गया। तुमने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया, और वह भी उस नालायक रवि के लिए। पता है, उस दिन वह पार्टी में तुम्हारी कैसी मजाक बना रहा था। बोला, अपने ऊपर मरने वाली हर लड़की से अगर मैं शादी करने लगूं तो मुझे तो नवाबों की तरह एक हरम पालना पड़ेगा। शर्म के मारे मैं कुलदीप से आंख नहीं मिला पाई। रवि पर तो इतना गुस्सा आ रहा था कि सामने होता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। कुलदीप मेरा इतना अच्छा दोस्त था, पर मैं कभी उसके मन की था नहीं ले पाई थी। शायद इसी तरह रवि भी मेरे मन की बात नहीं जान पाया होगा, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि वह मेरी भावनाओं को इस तरह माखौल उड़ाता। मैंने एक साथ 2 दोस्त खो दिए थे। जिंदगी एकदम वीरान हो गई थी। पढ़ाई से भी जी उचट गया। कोई मुनासिब सा बहाना मिलता तो मैं परीक्षा भी नहीं देती, पर मजबूरी थी। और रिजल्ट देखकर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या करके आई हूँ। पर घर वाले सख्ते में आ गए। पापा तो रीवैल्यूएशन की जिद पर अड़े थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया जा सका। फाइनल तक आते आते मन का गुबार काफ़ी हल्का हो चला था। पढ़ाई भी मैंने जमकर की, पेपर्स भी ठीक ठाक ही दिए, पर पिछली कसर पूरी ना हो सकी। सारा कैरियर चौपट हो गया। रिजल्ट आते ही माँ ने हल्ला शुरू कर दिया और पापा भी चेते। उन्होंने जोर शोर से वर्षशोधन शुरू कर दिया। बेचारे कहाँ कहाँ से मेरे लिए रिश्ते ढूंढ ढूंढ कर लाते थे, और मैं हर एक में अपने सपनों का राजकुमार खोज रही थी, पर निराशा ही हाथ लगती। कुछ लोगों ने स्वयं ही मुझे नकार दिया। उनकी दृष्टि में मेरी शैक्षणिक योग्यता उनके अनुरूप नहीं थी।
एक जगह लगा कि बात लगभग तय सी है। व्यक्ति सुदर्शन था, नौकरी भी अच्छी खासी थी। भाभी ने जरा डांट कर ही ताकीद कर दी कि नखरे मत करना, ऐसे लड़के रोज रोज हाथ नहीं आते। चाय के दौरान उन सज्जन ने पूछा, आप नाटकों में काम करती थी? हाँ, कॉलेज में अक्सर किया है। अभिजीत को जानती हैं? हाँ, हम दोनों ने 1-2 प्लेस में साथ काम किया है। फिर तो वह आदमी ऐसे चुप हो गया जैसे मुंह में जबान ही ना हो। जाते जाते भैया से कह गए, हमारे भरोसे ना रहे। बाद में पता चला यहाँ आने से पहले अभिजीत वर्मा ने उसे मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया था। वह काफ़ी कुछ क्या पता था, पर वह मनगढ़ंत तो था ही। बाद में पता चला कि मैं एक मेधावी छात्रा थी, अच्छी वक्ता थी, उत्तम खिलाड़ी थी। बीए फाइनल में मैंने सर्वोत्तम छात्रा का खिताब भी जीता था। मेरी लोकप्रियता पर मुझे और परिवार वालों को नाज था, पर अब उसी का नकारात्मक पहलू सामने आ रहा था। हमारा समाज इतना खुलापन, इतनी लोक मान्यता बर्दाश्त नहीं करता। शादी के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे एकाएक उन आयोजनों से उस चर्चा से वितृष्णा हो गई। मैंने बीएड करने की ठान ली। उन दिनों प्रवेश परीक्षा का चक्कर नहीं था, मुझे आसानी से प्रवेश मिल गया। बीएड के बाद सरकारी नौकरी मिलने में भी दिक्कत नहीं हुई। पहली पोस्टिंग इसी सुदूर कस्बे में हुई थी। माँ की इच्छा थी कि मैं किसी स्थानीय स्कूल में नौकरी कर लूँ। पैसा कम मिलेगा तो क्या हुआ, अलग गृहस्थी का खर्च भी तो बचेगा। शादी के लिए दौड़ धूप करने में आसानी होगी। इसी दौड़ धूप से तो मैं बचना चाहती थी। मैंने सरकारी नौकरी की जिद नहीं छोड़ी। पापा थे तब तक मेरे स्थानांतरण के लिए हाथ पैर मारते रहे। 2 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ मेरे पास आ गई। शादी का प्रसंग टलता चला गया। मम्मा, पापा कब आएंगे? बबलू मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर पूछ रहा था। मैं एकदम चौंक कर उठ बैठी। मेरी शादी का प्रसंग टला कहाँ, उसका उपसंहार तो यहाँ सामने बैठा हुआ है। बताओ ना मम्मा, पापा कब आएंगे? मैंने घड़ी की ओर देखा। बाप रे, 11:15 हो रहे थे। 11 बज रहे हैं बेटा, तुम अभी सोए नहीं? मैं पापा के पास सोऊंगा। पापा तो सुबह आएंगे बेटे, अभी तो वे बस में बैठे होंगे। तुम सुबह उठोगे ना, उससे पहले ही पहुंच जाएंगे। प्रॉमिस? नींद से बोझिल पलकों को झपकाते हुए उसने पूछा। प्रॉमिस, मैंने कहा। मेरी ओर से आश्वस्ति पाते ही उसने पलकें मूंद ली। थोड़ी ही देर में उसकी नाक बजने लगी। मैंने बड़े विश्वास के साथ पापा की ओर से प्रॉमिस तो कर दिया, क्योंकि जानती थी कि वे अपने बेटे के जन्मदिन पर जरूर आएंगे, भले ही उन्हें अपने बॉस से लड़ जाना पड़े। घर परिवार को समर्पित औरतें तो बहुत मिल जाती, पर पुरुष विरले ही नजर आते हैं। खासकर उनका बच्चे के प्रति ममत्व तो अगाध है। उसकी तुलना में तो मैं 19 ही बैठती। उनका अपना परिवार बहुत जल्दी बिखर गया था, इसलिए वे इतने भावुक हैं। 10 वर्ष की उम्र से माँ को और 14 वर्ष की आयु में पिता को खोकर इन्हें बहन की शरण में जाना पड़ा। बहन तो अपनी ही स्नेहमयी थी, पर उस परिवार में वे कभी सहज ना हो सके। उनके जीजाजी ने उन्हें कभी यह भूलने नहीं दिया कि वे दूसरों की रोटियों पर पल रहे हैं। जीजाजी हमेशा अपने स्वर्गीय सास ससुर को कोसते ही रहते। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो सौंप गए थे, पर खर्चने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। इन्होंने किसी तरह ग्रेजुएशन तक सब्र किया, फिर जो पहली नौकरी हाथ लगी पकड़ ली और घर छोड़ दिया। फिर जहाँ भी रहे आधा वेतन बहन को बराबर बेचते रहे। 10 साल बाद जब जीजाजी ना रहे, तब बहन ने ही इसरार किया कि अब यह दान खाता बंद करो। मेरे बेटे कमाऊ हो गए हैं, अब तुम अपनी ज़िंदगी संवारो। बहन ने ही आगे बढ़कर शादी के लिए पहल की। उन दिनों मेरी शादी की चर्चा भी फिर से प्रासंगिक हो चली थी। माँ बीमार चल रही थी। मरने से पहले मेरे हाथ पीले देखना चाहती थी। घर परिवार का, बेटे बहू का सुख भोगना चाहती थी। मुझे भी लगा कि माँ के बाद तो मैं यहाँ एकदम अकेली पड़ जाऊंगी, सो मैंने हामी भर दी। भाभी भुनभुनाई भी, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। अब तब नखरे करती रही। भाग्य में बाबू ही लिखा था तो कोई क्या करे। मुझे लेकिन कोई मलाल नहीं था। अफसर हो या बाबू, मेरी मांग में सिंदूर देने वाला कोई मिल गया, यही बहुत है। और उस सिंदूर की छाया में अब निरापद मैं अपना अकेलापन काट सकूंगी। सालों से कस्बे के उस स्कूल में पढ़ा रही थी, बुढ़ा रही थी। 32 साल की उम्र में सपने तो सब हवा हो गए थे। शादी तो बस एक समझौता था परिस्थितियों से। मैंने इस शादी से कोई उम्मीद तो नहीं बांधी थी, पर मेरे नए नवेले पति ने मुझे एक बार फिर सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया। शादी के बाद वे मुझे मंसूरी घुमाने ले गए। उन्होंने मुझे उपहारों से लाद दिया।
महंगे होटल्स में खाना खिलाया, टैक्सी में दर्शनीय स्थलों की सैर कराई। वे 8 दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। मैं खूब एंजॉय कर रही थी, पर मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि इतनी साधारण सी नौकरी वाला यह शख्स इतना शाह खर्च कैसे है। जरूर कोई ऊपरी आमदनी का जरिया होगा, पर वह समय इतनी ऊंच नीच सोचने का नहीं था। हर क्षण को भरपूर जी लेने का था। पर हर सपना कभी न कभी टूटता ही है। हमारी छुट्टियां भी समाप्त होने को थी। नौकरी पर लौटने से पहले पति का घर देखने की इच्छा हुई, क्योंकि शादी तो ननद जीजी के घर से ही हुई थी। असली ससुराल तो वहीं थी जहां पतिदेव का निवास था। छुट्टी के आखिरी 2-3 दिन हमने वहीं बिताए। उस रात मैंने खाना बनाया तो वे अपलक मुझे ताकते रहे। खाना खाते समय इतनी तारीफ की कि मैं संकोच से ही गड़ गई। कहा भी कि आपको इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है, मैं तो सालों से खाना बना रही हूँ और हर हिंदुस्तानी लड़की कम से कम दाल चावल सब्जी रोटी तो बना ही लेती है। फिर भी वे उसी तरह अभिभूत बने रहे। सुबह जब बिस्तर में चाय दी तो हर्ष और विस्मय से उनकी आंखें छलक रही थी। मुझे लगा अब चाय की तारीफ में भी ये कसीदे पढ़े जाएंगे। पर जब बड़ी देर तक कोई बात नहीं हुई तो मैंने चौंक कर देखा। वे चाय का कप हाथ में थामे मुझे एकटक देख रहे हैं। मैं कमरा साफ कर रही थी। झाड़ू रोककर मैंने इनसे पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ कि जो हाथ बैडमिंटन के रैकेट थामने के लिए बने थे आज झाड़ू लगा रहे हैं। बैडमिंटन? मेरे मुंह से अनायास ही एक उच्छ्वास निकल गया। पता नहीं कितनी पुरानी बात हो गई, अब तो याद भी नहीं आता कि मैं कभी खेलती थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, तुमने गलती की जो खेलना छोड़ दिया। चाहती तो किसी बैंक वगैरह में आसानी से जॉब पा जाती। वे लोग तो स्पोर्ट्समैन को हाथों हाथ लेते हैं। कुलदीप भी तो लग गया था, शायद केनरा बैंक में। अब तो बड़ा अफसर बन गया होगा। आप कुलदीप को जानते हैं? हाँ, मैं तो सबको जानता हूँ। कुलदीप, अभिजीत, रविशंकर, असलम, कविता, सुलेखा। पता है वह सुलेखा एक बार इटारसी में मिली थी। बाप रे क्या मोटी हो गई। आप इन सबको कैसे जानते हैं? उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चाय का कप तिपाई पर रखकर वे उठे। एक बड़ी सी ट्रंक में से उन्होंने एक फ़ोटो निकाला, मेरे सामने कर दिया। फ़ोटो बहुत पुराना था, मैं पहचान गई। वह हमारा बीए का ग्रुप फ़ोटो था। सामने की पंक्ति पर हम 8 लड़कियां थीं, रजनी, सुलेखा, शाहीना, मैं, करुणा, गीता, पूनम और कॉलेज की ब्यूटी क्वीन सुगंधा। आपके पास ये फ़ोटो? मेरी बात पूरी होने से पहले ही इन्होंने अपनी उंगली एक बिंदु पर रख दी। तीसरी या चौथी पंक्ति में थे वह। चेहरा तब इतना भरा हुआ नहीं था, पर मैं पहचान गई। आप हमारी क्लास में थे? मेरे तो आश्चर्य का अंत ना था। हाँ, लेकिन सिर्फ जनरल इंग्लिश की क्लास में ही। हम लोग साथ बैठते थे, शेष सब्जेक्ट्स तो अलग थे ना। पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। कैसे याद आएगा? पूरे 85 लोगों की क्लास थी और सारे वक्त शोर ही तो होता रहता था। कैसे कैसे लोग तो पढ़ाने आ जाते थे। सक्सेना सर, अवस्थी सर, बस रोल कॉल होने तक क्लास में बैठते थे। बाद में तो कोई उनकी सुनता ही नहीं था। और वो पाठक सर की तो तुम लोग क्या क्या गत बनाते थे। आपको यह भी याद है? हाँ, बैक बेंचर्स और क्या करते हैं, केवल मज़े ही तो लेते हैं। मुझे वह जर्नल हिंदी की पीरियड्स, वह खचाखच भरी क्लास, वह शोर, वह फिक्रे, सब कुछ याद आ रहा है। स्मृति के उपवन में अचानक असंख्य चेहरे खिल उठे थे, पर उनमें वह चेहरा कहीं नहीं था। पर मुझे आप याद क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने तड़प कर कहा। लेट इट गो यार। याद करने लायक कुछ होता तभी ना याद आता। ना पढ़ने में, ना खेलने में, ना गाने बजाने में, ना ही शोर शराबे में। कहीं भी तो मेरा वजूद नहीं था। तुम कैसे याद कर सकती हो? बस डिग्री भर का वास्ता था। सुबह 2 ट्यूशन करके कॉलेज पहुंचता था और शाम को लौटते हुए 2 ट्यूशन करता था। इससे ज़्यादा कुछ करने का ना तो हौसला था न सुविधा। आप मुझे जानते थे? कौन नहीं जानता था? तुम तो यूर प्राइड ऑफ आवर कॉलेज। तुम, रवि, कुलदीप, सुगंधा, तुम सब पर तो कॉलेज का नाज था। तुम तो बल्कि ऑलराउंडर थी। और कभी कभी तो रश्क भी होता था। ईश्वर एक ही व्यक्ति को इतना सब कुछ कैसे दे देता है? हम लोग ने कभी बात नहीं की? एक आध बार की थी, शायद इलेक्शन के वक्त, या फिर डिबेट के बाद तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया था। ठीक से याद नहीं। पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा? तुम्हारे आसपास तो उन दिनों इतनी भीड़ हुआ करती थी। मैंने कितनी मुश्किल से हिम्मत जुटाई।
मैं ही जानता हूँ। मैं तो सन रह गई। यह शख्स तो सब जानता है, सबको पहचानता है। क्या इसे रवि के बारे में मालूम है? क्या यह कुलदीप की भावनाओं को जानता था? क्या अभिजीत ने कभी इनके सामने भी बकवास की होगी? मैं परेशान हो उठी। वह अतीत जो मेरे लिए व्यतीत हो गया था नए सिरे से उठ खड़ा तो ना होगा। हम लोग एमए में साथ होते तो शायद मुझे याद रहता, मैं आपको पहचान लेती। वहाँ कम लोग होते हैं ना। अरे एमए कहाँ से करता, बीए करने के तो लाले पड़े हुए थे। बोर्ड की परीक्षा में साइंस ग्रुप में 75% मार्क्स थे, पर टेक्निकल लाइन नहीं ले सका। बीए कर सका, यही बहुत था। एमए तो मेरे लिए सपना था। उस समय बस एक ही धुन थी, पैसे कमाकर जीजा जी का कर्ज चुकाना। इसलिए जो भी नौकरी मिली पकड़ ली। शादी करने का तो कभी सोचा ही नहीं था, शायद अब भी ना करता। पर क्या, उस दिन जीजी ने तुम्हारा फोटो दिखाया तो मैं हैरान रह गया। तुम्हारा रिश्ता कभी मेरे लिए आएगा, इसकी तो आशा ही नहीं की थी। उस समय तो तुम मेरे लिए आकाश कुसुम थी। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से वह मेरी झोली में आ गया। बस भी कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हो। सच कह रहा हूँ अश्विनी, तुम मुझ जैसे मामूली आदमी के लिए नहीं बनी थी। तुम्हारे पिता जीवित होते तो जरूर तुम्हारे अनुरूप वर खोजते। मैं जानता हूँ पिता का ना होना क्या होता है, इसे मैं जानता हूँ। नहीं तो आज मैं भी इंजीनियर ही होता। चलिए यही समझ लीजिए कि हम दोनों की बदकिस्मती नहीं, हम दोनों को मिलाया है। आप अगर इंजीनियर होते तो शायद हमारी शादी नहीं होती। मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं था। मेरी बात शायद उन्हें थोड़ी सी राहत दे गई। उनकी खोई आंखों में चमक लौट आई। उस सुबह ने मुझे भी एक सुखद मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उस क्षण से मेरी मानसिकता ही बदल गई। शादी मैंने मजबूरी में स्वीकार की थी, पर पति के इस रहस्य उद्घाटन ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दे दिया। अब तक मैं प्यार की पीड़ा से ही परिचित थी। प्यार पाने का आनंद क्या होता है, यह पहली बार जाना। कोई मुझे इतना चाहता है, इतने सालों से चाहता है, यह सोच सोचकर मैं पुलकित होती रही। जिंदगी से जो भी गिले शिकवे थे सब दूर हो गए। इस नई अनुभूति ने मुझे एक नई जीवन दृष्टि दी। मेरे मन में उस गृहस्थी के प्रति एक ममत्व, एक अपनत्व जाग उठा। 2 दिनों तक लगातार खटकर मैंने उनके ब्रह्मचारी आश्रम की काया पलट कर दी। सारे घर को धो पहुँच कर चमका दिया, किचन को जरा तरतीब दिया, जो भी सामान था करीने से लगाया, बिस्तर पर नई कढ़ाई वाली चादर बिछा दी, खिड़कियों के लिए नए पर्दे, कुर्सियों के लिए नए कुशन खरीदे, पाँव पोछ तक मैंने बदल डाला। वे विस्मय विमुग्ध नज़रों से मुझे देखते रहते, जैसे उन्हें अपनी आंखों पर, अपने भाग्य पर विश्वास ना आ रहा हो। जाने से पहले धोबी घाट लगाकर मैंने उनके सारे कपड़े धो डाले, खुद बैठकर प्रेस किए। कपड़े रखते हुए संदूक की तहलटी में रखी पासबुक पर मेरी नज़र पड़ी। उत्सुकतावश मैंने उसे उठा लिया। मन में एक अपराध बोध तो था, पर मैंने मन को समझा लिया कि यह किसी तीसरे व्यक्ति की तो नहीं है, मेरे पति की पासबुक है और उसे खोलने का हक मेरा है। खोलकर देखा, मात्र 500 शेष थे। पिछले 1.5 महीने में करीब 50,000 की राशि समय समय पर निकाली गई थी। जाहिर है शादी का जो भी थोड़ा बहुत खर्च था इन्होंने ही किया होगा, और मंसूरी की वह शाही ट्रिप, मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठ रही थी। यह तो घर आकर पता चला कि यह आदमी कितना फटेहाल है। न रसोई में 4 बर्तन थे, न ढंग की 4 कुर्सियाँ, न कपड़ों के लिए अलमारी थी, न फ्रिज था। एक ब्लैक एंड वाइट टीवी जरूर था। फिर भी उस घर से एक रिश्ता जुड़ गया था। जाते हुए मन उदास हो आया, पर जब इनका भी बैग तैयार होने लगा तो मैं चौंकी। अरे आप कहाँ चल दिए? तुम्हें टैक्सी में अकेले कैसे भेज दूँ? पर टैक्सी में जाने की ज़रूरत क्या थी, इतनी बसें तो चलती हैं। चलो अच्छा, बस में ही चलते हैं। नहीं, आप नहीं जाएंगे। बेकार छुट्टियां बर्बाद करने से फ़ायदा। अभी तो साल भर 30 त्योहार चलते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, फिर परेशानी होगी। नहीं, आप साथ नहीं आएंगे। कल ही ज्वाइन किया है और आज फिर छुट्टी लेंगे, अच्छा लगेगा? बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका। तब से बराबर रोकती ही आ रही हूँ। हर बात पर टोकती रहती हूँ, बार बार जताती रहती हूँ कि मैं कोई विशिष्ट अतिथि नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। हर बार मेरे लिए किसी विशेष आयोजन की जरूरत नहीं है। उनके उफनते उत्साह को बांधना बहुत मुश्किल काम है, पर यह कठोर कर्तव्य मुझे हर बार करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने बबलू को प्रॉमिस किया था, ये सुबह 5 बजे ही लदे फदे पहुंच गए। मिठाई, खिलौने, ड्रेस, बबलू की तो ऐशी हो गई। फिर हम दोनों ने मिलकर घर सजाया, रिटर्न गिफ्ट्स तैयार किए, बच्चों के लिए छोटे मोटे गेम्स भी तैयार किए। बीच बीच में मेरा रसोई में और इनका बाजार में चक्कर लगता रहा।
5 बजे सब कुछ एकदम तैयार था। 6 बजे से बच्चे आना शुरू हो गए। 9 बजे तक हंगामा चलता रहा। हम दोनों बच्चों को देख देख कर खुश होते रहे। बबलू के जन्मदिन पर हर साल ऐसा ही हंगामा होता है। उस समय वे किसी की नहीं सुनते। मुझसे कहते हैं, देखो तुम्हारी हर बात मैं मान लेता हूँ, पर इस काम के लिए टोका मत करो। साल में एक बार मुझे अपनी मन की कर लेने दो। मेरे बहुत अरमान है, उन्हें खुलकर निकल जाने दो। उनका अतृप्त बचपन कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता। रात बबलू अपने उपहार खोलने में व्यस्त था और मैं बिखरा घर समेट रही थी कि मैंने देखा ये जूते बांध रहे हैं। अरे क्या निकल रहे हैं? और क्या, ऑफिस में ऑडिट चल रहा है। बड़ी मुश्किल से बॉस को एक दिन के लिए पटाकर आए हूँ। हमारी बातचीत से बबलू का ध्यान बटा। वह दौड़कर आया और पापा के गले में झूलता हुआ बोला, पापा आप फिर जा रहे हैं? गंदी बात, आप अपना ऑफिस यहाँ क्यों नहीं ले आते? ले आएंगे बेटा, भगवान ने चाहा तो दिवाली तक मेरा ऑफिस यहीं आ जाएगा। मतलब? मैंने पूछा। मतलब कुछ नहीं, ट्रांसफ़र के चांसेस हैं। पिछला खड़ूस बॉस चला गया है ना, ये नया वाला ज़रा कॉन्सिडरेट है। उसने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया। अब देखो कब तक होता है। आप एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। क्यों? बड़ी मुश्किल से तो। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। वे कुछ क्षण तक मुझे घूरते रहे। उनके चेहरे पर कई रंग आए और गए। मुझे डर लगा कहीं वे कुछ गलत ना सोचने लगे, इसलिए जल्दी से स्पष्टीकरण दे डाला। सुनिए, वो अपनी क्लास में रवि माथुर था ना, वह यहाँ कलेक्टर बनकर आ गया है। तो मैं नहीं चाहती आप अपने क्लास फेलो के मतहत काम करें। पागल हुई हो? कलेक्टर से भला मेरा क्या लेना देना? फिर भी वह जिले का राजा होता है, कभी भी सामना तो हो ही सकता है। फिर इस हिसाब से तो तुम भी उसकी प्रजा में शुमार हो, तो तुम अपना ट्रांसफ़र करा लो। फिर कल को उसकी वहाँ पोस्टिंग हो गई तो फिर कहीं चल देंगे। बबलू बारी बारी से हम दोनों के चेहरे देख रहा था। जब उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो वापस जाकर खिलौनों में उलझ गया, पर उसका ध्यान उचट गया था। वह बार बार नज़र उठाकर हमें देख रहा था, हमारी बातें समझने की चेष्टा कर रहा था। अश्विनी, वे गंभीर स्वर में बोले, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ये मास्टरी तुम्हें फबती नहीं है। तुम एक बाबू की बीवी बनने लायक नहीं हो। तुम्हें तो किसी अफसर की बीवी बनना चाहिए था। देखिए, अगर मेरे भाग्य में अफसर की बीवी बनना लिखा होगा तो किसी दिन आप भी ऑफिसर बन जाएंगे, पर भगवान के लिए बार बार ऐसी बातें मत किया कीजिए। वे एक फीकी हंसी हंस दिए। मेरी तो कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है। काश मैं कोई कायदे का आदमी बन पाता। कायदे के आदमी और कैसे होते हैं? मैंने उनके कंधे पर सिर रख कर कहा। हमें उस मुद्रा में देखकर बबलू भी पास खिसक आया। मैंने उसे थपथपाते हुए कहा, एक फूल सा बच्चा, एक प्यार करने वाला पति। सच मानिए, औरत को इससे अधिक और कुछ भी दरकार नहीं होता।